नमस्कार। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। और आपको भी पता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो बिल्डर सर्विसेज है वहां हम लोग म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस भी देते हैं और काफी हमारे इन्वेस्टर्स फॉलो भी करते हैं। नाउ इसको कैसे एनालाइज हम लोग करते हैं, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। आज मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। वो अगर आप खुद करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हो। एंड बाय द वे, आज हम लोग 11 बजे लाइव मिल रहे कि ये टैरिफ वॉर के बाद ना एक्चुअली इंडिया एक उभरता सितारा है, तो यहाँ से आपको कैसे इन्वेस्ट करना है 11 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमें लाइव सेशन में। उस रूम की लिंक मैंने दी हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड का हम लोग एनालिसिस करना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। अगर वो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे, मैं इंश्योर करता हूँ कि आप एक अच्छी तरह से एनालिसिस करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, मैं एक पीपीटी ओपन कर लेता हूँ और ये सेशन में शॉर्ट में रखूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूं उतनी जल्दी दे पाऊं। तो चलिए बात करते हैं। पहले आपको सबसे पहला स्टेप है कि आपको समझना है कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड आप देख रहे हो, तो उसकी डिटेल्स क्या है। ओके, दैट इज स्टेप नंबर 1। और यहाँ मैंने एचडीएफसी टॉप 100 फंड की बात की है, अगेन जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पज। ओके, तो फंड नेम जैसे एच डी एफ सी टॉप फंड है। ओके, फंड कैटेगरी क्या है, तो जैसे हम लोग इक्विटी की बात करें तो ये इक्विटी लार्ज कैप में कैटर करता है। देखो, अलग 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 कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। काफी फ्लेक्सी कैप होता है, काफी डेट और इक्विटी प्लस होता है, वैसे अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं। तो ये इक्विटी लार्ज कैप में एएमसी फंड, ऑफ कोर्स एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बड़ी फर्म है। एएमसी है, आपको भी पता है, और वो ओवर द इयर्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया। और एचडीएफसी टॉप 100 वन ऑफ द, कहते हैं ना, नामची नाम है। और प्रशांत जैन इसको हैंडल करते थे पहले। तो काफी हद तक ये फेमस है और बहुत आउट परफॉर्म भी किया है ओवर द इयर्स। प्रशांत जैन अभी रहे नहीं है यानी कंपनी के साथ जुड़े नहीं है वो, उनकी खुद की उन्होंने सर्विसेज चालू की है, कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अगेन लॉन्च डेट अक्टूबर 11 1996, यानी ये बहुत पुराना है। अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट कितने हो गए, 2004, सो ऑलमोस्ट यू कैन से 28 ईयर्स ओल्ड फंड है। बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। ओपन एंडेड है। तो क्या होता है कि ओपन एंड यानी एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में आप कभी भी जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि एक बार क्लोज हो गया फिर उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर वो कभी भी आप इन्वेस्ट और रिडीम एनी टाइम कर सकते हो। जैसे ईएलएसएस स्कीम होती है तो वो 3-3 साल तक आप रिडीम नहीं कर पाते हो क्योंकि उसके टैक्स बेनिफिट होते हैं। अभी तो ऑफकोर्स वो कम फेमस है क्योंकि ओवरऑल टैक्सेशन पर्पस ही चेंज हो गया है, लेकिन हाँ, इस तरह से देखें, मिनिमम अमाउंट 100 लमसम और एसआईपी कर सकते हो, यानी 100 रुपीज से आप एसआईपी से भी चालू कर सकते हो। प्लान ऑप्शन रेगुलर, डायरेक्ट, ग्रोथ, डिविडेंड। ओके, तो नॉर्मली हम लोग रेगुलर और डायरेक्ट की बात करते हैं, उसमें डिविडेंड भी होता है, ग्रोथ भी। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कि वो जो आपको डिविडेंड मिलता है ना वो री इन्वेस्ट कर देता है। और डिविडेंड ऑप्शन ये होता है कि आपको हर साल डिविडेंड मिलता है। सिमिलरली रेगुलर फंड क्या होता है कि जैसे आपने क्या किसी एजेंट थ्रू बाय किया तो वो रेगुलर फंड में वो बीच में 0.8 से 1% उनका कमीशन चला जाता है और आपका रिटर्न उतने से कम होता है। अगर डायरेक्ट लेते हो तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एएमसी से बाय कर सकते हो तो आपको कमीशन बचा सकते हो। इनिशियली आपको लगेगा 1% क्या है, लेकिन आप देखो 10 लाख में वो 10,000 होता है, 1 करोड़ में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए होते हैं। जैसे हम लोग हमारी सर्विस में आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सर्विस देते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है, उतना सेविंग्स ही हो जाते हैं, तो उससे आपको डायरेक्टली फायदा होता है। जब जब एयूएम आपका बड़ा होता जाएगा ना, तब तक उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, अगर खुद ही रिसर्च कर रहे हो, किसी हेल्प नहीं ले रहे हो, तो इनडायरेक्ट यानी रेगुलर फंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या होता है, अपने एजेंट को या फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये इसका मेन की टेक है कि वो लार्ज कैप इक्विटी फंड है और नॉर्मली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो वो बेसिक डिटेल हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि भाई ये फंड
चाहता क्या है इन्वेस्टर के लिए, तो वो बोल रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन लार्ज कैप कंपनीज। तो धीरे लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न देना है। और वो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिसका लॉन्ग टर्म गोल हो 5+ ईयर्स, यानी अगर आप बोलो कि भाई मेरा तो 3 महीने 6 महीने में पैसे चाहिए, तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। सिमिलर ये सब चीजें आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के वो फैक्ट शीट में और वहां सब मिल जाएगी। डिस्क्लेमर्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अगेन ये मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट के लिए और वेल्थ क्रिएशन का फोकस है। सो इस तरह से आपको देखना है। अगेन स्टेप 3, फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे मैं बोला पहले प्रशांत जैन थे, अभी तो राहुल बइलाज है। ओके, वो MBA IIM कलकत्ता से, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 20 साल से वो क्रेडिट स्विस, भारती एक से, HDFC AMC में काम किया हुआ है। मैनेजिंग सिंस जुलाई 29, 2022। ओके, आई थिंक प्रशांत जैन तभी निकले थे और उसके बाद ही ये कर रहे हैं। ओके, को मैनेजर्स प्रिया रंजन और ध्रुव मुचाल रैंक फोर्थ अमंग द लार्ज कैप मैनेजर्स। ओके, 3 years रिटर्न ऑफ 2025। तो एक्सपीरियंस मैनेजर है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ये देखना क्यों है, क्योंकि ये आपका ड्राइवर है। कह सकते हैं ना कि आपकी गाड़ी अगर म्यूचुअल फंड है, तो आपका ड्राइवर फंड मैनेजर हो या को फंड मैनेजर जो भी है, वो कैसे चलाएगी गाड़ी, उस पर निर्भर है कि आप कम अपने लक्ष्य को जल्दी पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, या बीच में एक्सीडेंट हो जाएगा। दैट्स वाई फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंड मैनेजर। सिमिलरली अगर आप बात करो कि भाई हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा ओवर द इयर्स, तो हर एक फंड होता है ना, उसके बेंचमार्क के साथ आपको चेक करना होता है। तो अगर आप 1 साल का देखो तो निफ्टी 100 ईयर बेंचमार्क का 4% है, लेकिन ये इसने 5.9% है। तो आउट परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा किया है, अच्छा खासा, यानी मोर देन 33% आउट, वेरी गुड। 13% CAGR नॉर्मली ये रिटर्न देता है, लेकिन ये HDFC 3 साल में 15%, 5 साल का 20% है, ये 24%, 10 साल का अगर एवरेज हो तो 11 देता है, ये 12.5। यानी वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, यानी वो अच्छा फंड है। अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए फिर ऐसा होगा कि इससे ऐसा तो मैं इंडेक्स में डाल दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, आपने कोई फार्मा का ETF लिया है। ओके, वो बेंचमार्क है, उसके सामने क्या फार्मा का सेक्टरल फंड लेता हो, तो वो जो सेक्टरल फंड बेंचमार्क के सामने, फंड के सामने, फार्मा का जो ETF के सामने कैसा परफॉर्म किया है। अगर कम ही किया है तो ETF ही ज्यादा अच्छा है ना, वो सस्ता भी है, आप मार्केट से डायरेक्ट बाय करो, यहाँ तो आप थोड़ा एक्सपेंस रेशियो भी पे कर रहे हो। So this is what you have to check it. Okay, step number 5, कि पोर्टफोलियो एलोकेशन टॉप 20 होल्डिंग क्यों क्या है, ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि देखो आप समझो, जब आप मार्केट में इन सब में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एलोकेशन करते हैं। अब जो रिटर्न जो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, उसके रिटर्न के बेस पे ही आपको रिटर्न मिलेगा ना। यानी जो उन्होंने 35 to 40 कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसमें से अगर इनिशियली 5 या 10 पकड़ लो, वही मैक्सिमम हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसेट एलोकेशन देखो, तो ये बोल रहे हैं कि भाई 99% इक्विटी में कैश बहुत ही कम रखा है। लार्ज कैप 96%, मिड कैप 3, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0। तो नॉर्मली लार्ज कैप में ही ज्यादा है। अगेन टॉप एलोकेशन बैंकिंग, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, एनर्जी, FMCG, IT। अगर इसमें से कोई भी नीचे लुढ़का तो इनको प्रॉब्लम है। तो अभी देखो टॉप होल्डिंग का है, HDFC 10%, ICICI बैंक 10, जो अभी बहुत ऊपर गए हैं, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और HDFC बैंक, ICICI दोनों टॉप पे है अभी। लार्सन 5.8, भारतीय एयरटेल 5.7, NTPC 5.4। तो अगर हम लोग ये पांच भी गिन ले तो ऑलमोस्ट 27%, सॉरी 27% पोर्टफोलियो यही है। और अगर आप 5 स्टॉक गिन लोगे, और अगर तो आप समझ लो 20% और गिन लो, तो ऑलमोस्ट 45 to 50% एलोकेशन टॉप 10 के ही होते हैं। इसलिए आपको हमेशा टॉप 10 स्टॉक्स देखने हैं। अगर टॉप 10 स्टॉक्स का फ्यूचर सही लग रहा है आपको, तो ये फंड परफॉर्म भी अच्छा करेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। अगेन वेल डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर एलोकेशन, लार्ज एक्सपोजर, तो ये सब तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको ये एनालिसिस हम लोग भी बहुत ही ध्यान से देखते हैं, जब रिकमेंडेशन देते हैं हम भी इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट बना के देते हैं मेंबर्स को, जिससे उनको पता चले कि आगे करना क्या है। ओके,
सो दिस इज व्हाट इज द पोर्टफोलियो एलोकेशन टॉप होल्डिंग देखते हैं। फिर होते हैं रिस्क मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे क्या होता है कि देखो जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन 12.4% है, यानी मॉडरेट 10 से 15% इज नॉर्मल फॉर लार्ज कैप, यानी जो कहते हैं ना कि अपना जो स्टैंडर्ड होता है उससे कितना डिविएट होता है। ओके, सो 12.4 विच इज मॉडरेट, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन बीटा, ओके, यानी कितना वॉलेटाइल है, तो ये कम वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल देन मार्केट, यानी ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। शार्पे रेशियो ग्रेटर देन 1, एक्सलेंट रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, यानी शार्पे रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो वो अच्छा है, सो 1.2 बेटर। ओके, लेस देन 1 वैसे बीटा भी बेटर होता है। अल्फा यानी एक्सेस रिटर्न कितना दिया है, तो 4 पॉजिटिव अल्फा गुड आउट परफॉर्मेंस। अब ये चीज आपको ये चार रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम भी जब रिकमेंडेशन है तो ये चार रेशियो जरूर देखते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चले कि भाई ये म्यूचुअल फंड स्टैंड कहाँ है। ओके, सो कंक्लूजन, मॉडरेट इज स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, सो दैट इज गुड। Okay, now let us understand. 1 minute, I'll just remove this one. Okay, so now let us understand step 7, expense ratio। जैसे मैंने बोला कि एक होता है रेगुलर फंड और एक होता है डायरेक्ट फंड। अगर रेगुलर फंड की बात करो तो वो 1.7% है। ओके, नॉर्मली 1.6 से 1.8। और अगर आप डायरेक्ट तो वो 0.9, तो आप देखो कि कैटेगरी में 0.8, तो यहाँ ऑलमोस्ट अगर आप से जो देखो ना 0.7% का गैप है। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो डायरेक्टली ये चीज आपको 0.7 का जो गैप है ना वो आप बचा लोगे। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, और ओवर द इयर्स ये अमाउंट बड़ी हो जाती है। जैसे हम भी जैसे डायरेक्ट में डायरेक्ट फंड ही देते हैं रिकमेंडेशन, उससे फायदा क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे एडवाइस है ना, बाद आपको आप में क्या कर सकते हो कि आप उनकी एएमसी, जैसे ये एचडीएफसी है तो एचडीएफसी एएमसी से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। आपका जो ब्रोकर का ऐप होगा ना, ग्रो हो, मोतीलाल हो, शेर खान हो, या कोई भी हो, उसमें डायरेक्टली से भी आप, सॉरी, उसमें ना म्यूचुअल फंड सेक्शन होता है, ये वहां जाके आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट फंड से आपको डायरेक्ट फायदा होगा। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि आ, आ, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू आर एबल टू एनालाइज प्रॉपरली। अगेन, एंट्री और एग्जिट लोड क्या है, तो देखो एंट्री लोड पहले ना, एंट्री लोड भी लगता था पहले, बहुत पहले, लेकिन अभी नहीं है। सो 2009 से 2009 से एंट्री लोड अभी नहीं लग रहे हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% एक साल में निकलते हैं और बाद में नील है। ओके, तो एक साल पहले नहीं निकलना है, उससे ज्यादा रखोगे तो नील है, तो वो आपके लिए बेटर है। तो एटलीस्ट एक साल के इन्वेस्ट करो तो 1% बचा लो, 1% यानी आप इन शॉर्ट अगर एक साल पहले निकले ना तो आपका जो रिटर्न होगा उसमें से -1% कर लेना इन शॉर्ट। अभी बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अब देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयूएम की साइज अगर बहुत बड़ी होती है वो भी अच्छा नहीं है फंड के लिए, कि उतना मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी तो 34,000 करोड़ है, तो ये भी बड़ा ही है, कुछ भी 20-25 हजार करोड़ के ऊपर बड़ा ही फंड माना जाता है। ओके, और काफी हद तक अगर हम लोग एनालिसिस करें तो काफी हद तक इन्वेस्टर का फेवरेट रहा है और लोअर एक्सपेंस रहा है। अगेन, बेसिकली क्योंकि जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा तो वो सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म इंडेक्स को नहीं करेगा। अगेन, ज्यादा साइज बड़ी होती है वो भी प्रॉब्लम है। सो 34,000 करोड़ रुपीज ऑफकोर्स एक बड़ा फंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो बेसिकली रिकमेंडेशन में अगर हम लोग देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग रेकमेंड भी करते हैं तो ये सब चीजें पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट है। बस यही है कि अगर फंड का एसेट बड़ा होता जाता है तो देखना पड़ेगा कि क्या ये ओल्ड इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगेन, आपको उसको पीएस कंपैरिजन के साथ भी कंपेयर करना है, जैसे एचडीएफसी टॉप 100 है तो बाकी सब लार्ज कैप फंड्स होते हैं, अदर एएमसी से कंपेयर करो। तो अगर यहाँ देखो तो 5 साल का रिटर्न यहाँ 24.8 है, निपोन का 25 है, आईसीआईसीआई 22, डीएसपी 25, यहाँ 20। सो शार्प रेशियो इसका अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स काफी हद तक अगर आप देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी अच्छा है, जबकि निपोन का कम है। एक्सपेंस रेशियो से क्या आप डायरेक्टली बचा पाओगे। शार्प रेशियो ऑफ कोर्स इसका ज्यादा है।
तो ओवरऑल क्योंकि रिटर्न दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से अगर आप कंपेयर कर पाओ कि भाई आपका कॉम्पिटिटर के सामने ये कहाँ खड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई और देखो, लेकिन ये मत सोचो कि भाई यहाँ अच्छा निपुण भी अच्छा है तो मैं निपुण ले लूं, नहीं, आपको टॉप 10 स्टॉक और ये सब देखना है, क्योंकि आज ये तो पास है ना, तो वो जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड की वो टैगलाइन है कि पास परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। वैसे ये मत समझो कि ये कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से उनका पोर्टफोलियो कैसा है, वो पोर्टफोलियो आगे जाके परफॉर्म होगा कि नहीं, उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट, एंड दैट इज आप या एसआईपी कर सकते हो या आप लमसम करो, तो वो हर एक के कहते हैं ना कि फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी पे होता है। ऑफ कोर्स एक सिंपल सी बात है, अगर आप सोचो कि भाई 5 साल में 3 साल में मार्केट डबल हो रहा है, चलो 5 साल में मार्केट डबल हो रहा है यहाँ से, तो लमसम अभी करोगे तो आपको फायदा होगा ना। एसआईपी अगर हर महीने करोगे तो उतना इन्वेस्ट हर महीने जाता जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग उतना टाइम लगेगा। तो वो आप पे है कि आपको क्या करें, लेकिन हर एक फंड का एक सिनारी होता है, क्योंकि ये लार्ज कैप है, मिनिमम 5 इयर्स होल्डिंग कर सकते हो। एसआईपी आपके पे होता है कि करना है कि नहीं करना है, किस तरह से फंड अवेलेबिलिटी है, अगर हर महीने करना है तो हर महीने भी कर सकते हो। अगर एसआईपी का तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और काफी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और वो सब होता है, लेकिन जब मार्केट गिरा होता है ना, ऑनेस्टली आप लमसम भी कर सकते हो। लमसम से फायदा वही होता है ना कि कंपाउंडिंग ज्यादा होगा और एट ए लोअर लेवल आपने इन्वेस्ट कर दिया है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, जस्ट अ मिनट। अगर हम लोग फिर आपको एक चीज आपको देखनी है कि भाई देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने क्या रेटिंग दी है। तो जैसे यहाँ अगर हम लोग वैल्यू रिसर्च की बोलो तो उन्होंने 5 स्टार दिया है, जबकि मॉर्निंग स्टोर ने 4 स्टार दिया है, क्रिसिल रैंकिंग नंबर 1 है। तो ओवरऑल रेटिंग वाइज भी ये ऑलमोस्ट नंबर 1 है। ओके, तो रेटिंग एजेंसी ये पता चलता है कि भाई बड़े बड़े प्लेयर्स भी क्या बोल रहे हैं इस फंड के लिए। इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखना, हम लोग भी देखते हैं गाइस, रेटिंग तो सब सब लोग देखते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगेन टैक्स इम्प्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म जाते हैं तो आपको 20% फ्लैट टैक्स लग जाएगा, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर होगा तो 1.25 लाख तक कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 12.5% लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स नॉर्मली डिविडेंड आप आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा आपको टैक्सेबल, लेकिन 1 साल के ऊपर रखो तो आपके लिए बेटर है। 12.5% ऊपर से 1.25 लाख तक तो कोई पेमेंट नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ओवरऑल अगर हम लोग रिकैप करें कि क्या भाई हमने देखा आज, क्या क्या देखना है, तो अगर HDFC फंड की बारे में बात कर, टॉप 10 100, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने लिया है कि भाई वो टॉप कैटेगरी का लार्ज कैप फंड है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स है, रिटर्न कंसिस्टेंट है, रिस्क ओवरऑल ओके मॉडरेट से ज्यादा है, ऑफ कोर्स फीस थोड़ी कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा यानी अच्छा परफॉर्म दे तो समहाउ वो कॉम्पनसेट हो जाता है। अगेन रेटिंग बहुत अच्छी है, एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप चाहो तो रेकमेंड भी मीन्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। सो ये चीज मैं आपको आज बताने वाला था कि भाई किस तरह से आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग आप इन्वेस्ट करते हो और आगे जाके भी म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेंगे, अच्छे फंड मैनेजर आपको अच्छा रिटर्न देंगे। नहीं कंफर्ट आ रहा है तो ETF या बॉन्ड्स में भी आप बाय कर सकते हो। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और अगर आपको हमारी सर्विस के बारे में जानना है तो लिंक दिया है, प्लस आज 11 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बताएंगे किस तरह से आपको ओवरऑल इस वॉलेटिलिटी में आगे बढ़ना है। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू देन, बाय बाय।